हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि इंडिया की इकोनॉमी जो है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने रेड फोर्ट से कहा था कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत जल्द ही $5 ट्रिलियन को टच कर जाएगी। अब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी टच होने का मतलब क्या होता है? क्या $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और जीडीपी में कुछ अंतर होता है या ये दोनों एक जैसी चीजें होती हैं? जीडीपी क्या होता है? जीडीपी के हिसाब से इंडिया जो है वो बाकी वर्ल्ड पोजीशंस में कहां पर स्टैंड करती है, साथ में जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है और इंडिया में जीडीपी के कैलकुलेशंस को लेकर क्या क्या इश्यूज हैं, ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। मेरा नाम है पीयूष पाठक और आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं साधारण और सरल भाषा में जीडीपी क्या होती है। ठीक है, तो आप सब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जीडीपी क्या होती है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको जीडीपी के बारे में थोड़ी और समझ क्या होती जाएगी, डेवलप होती जाएगी। सबसे पहले हम देखें क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम बात करें तो इंडिया एम्स टू बिकम, जो इंडिया है ये न्यूज में क्यों रहा है टॉपिक, तो इंडिया एम्स टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विद जीडीपी ऑफ 5 ट्रिलियन। अगर इंडिया की इकोनॉमी कितनी हो जाती है 5 ट्रिलियन हो जाती है तो इंडिया क्या हो जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हो जाएगा आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना। यही दो कंट्रीज रहेंगी जो हमसे ऊपर रहेंगी। अब आप सभी को क्या समझ में नहीं आता होगा कि 5 ट्रिलियन क्या होता है। देखिए मैं आपको एक बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताता हूं कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बिलियन, ट्रिलियन और मिलियंस में अंतर। देखिए जैसे कि अगर मैं यहां लिख दूं MBT, ठीक है, M स्टैंड फॉर मिलियन, B फॉर बिलियन एंड T फॉर ट्रिलियन। तो 6, 9, 12 इतने अगर आप जीरो किसी भी नंबर के पीछे लगा देंगे तो आपको उसका समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहता हूं तो मैं उसके पीछे कितने जीरो लगाऊंगा, 12 जीरोस लगाऊंगा, 6, 9, ठीक है, और 10, 11, 12। अगर इतना इंडियन इकोनॉमी का साइज हो जाता है तो वो क्या कहलाएगी, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कहलाएगी। और जैसा कि गवर्नमेंट ने बोला है इंडिया सेट्स टू हैव बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2014। तो अगर इंडिया जो है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक आने वाले कुछ सालों में पहुंच जाती है तो 2047 तक, यानी जिस साल हमारे इंडिपेंडेंस के 100 ईयर्स पूरे होंगे, उस टाइम तक जो है इंडिया क्या बन चुका होगा, एक डेवलप्ड कंट्री बन चुका होगा। अब देखिए 3 तरीके की कंट्री होती हैं। कौन कौन सी कंट्री होती हैं? 3 तरीके की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज, फिर होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज, फिर होती हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, अब इन तीनों में अंतर क्या होता है? जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनमें क्या होता है, निरंतर कंटिन्यूअसली क्या होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, अपग्रेडेशंस होते रहते हैं। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चेंज होता रहता है, साथ में इन्वेस्टमेंट होता रहता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं जैसे कि पॉवर्टी की दिक्कतें होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कतें होती हैं, एक बेटर ह्यूमन रिसोर्स की डेवलप होती हैं, जो आज के टाइम पे आज आप अपने आसपास इंडिया में देख रहे हैं। वो सारे फीचर्स किसके होते हैं, एक डेवलपिंग कंट्री के होते हैं। दूसरा, अगर आप डेवलप कंट्री पर फोकस करें तो जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जैसे कनाडा है, ये सारी कंट्रीज क्या एक वेल इकोनॉमिकली बिल्ड कंट्रीज हैं। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, पॉवर्टी बहुत कम है, माल न्यूट्रिशन बहुत कम है, ह्यूमन कैपिटल जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत अच्छा मिलता है, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कोई कमी नहीं होती है। तो ऐसी कंट्रीज क्या कहलाती हैं, डेवलप कंट्रीज। और जो तीसरी टाइप की कंट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, साथ में जितने भी पैरामीटर्स, चाहे वो पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, या फिर एजुकेशन का लेवल हो, वुमेन्स की कंडीशन हो, ये सारी क्या होती हैं, कम होती हैं। वो सारी कंट्रीज कौन सी होती हैं, अंडर डेवलप्ड। मेनली इसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जितनी भी कंट्रीज हैं वो लगभग लगभग कौन सी हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया हो गई, ब्राजील हो गई, ठीक है,
और इसके आसपास जितनी भी, जैसे सिंगापुर हो गई, फिलीपींस हो गए, इंडोनेशिया हो गई, ये सारी जो कंट्रीज हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका, कनाडा, चाइना, ठीक है, और ये सारी जो कंट्रीज हैं जैसे यूके हो गया, जर्मनी, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज क्या कहलाती हैं? डेवलप्ड कंट्रीज। तो आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन क्या होता है, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या होती है, साथ में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में अंतर क्या होता है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे ध्यान दें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज अ टोटल मॉनेटरी वैल्यू। आप बहुत ध्यान से जो टर्म्स मैंने बोल्ड करी हुई है उन्हें बहुत ध्यान से देखिए। टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्रीज बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड टिपिकली अ ईयर। देखिए इसमें 4 टर्म्स है, कौन सी? मॉनेटरी वैल्यू, गुड्स एंड सर्विसेज, कंट्रीज बॉर्डर और इन अ ईयर। ठीक है, तो हम इन चारों टर्म्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको जीडीपी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। वहीं अगर मैं बात करूं तो इंडिया की जीडीपी 2022 के अकॉर्डिंग कितनी है? 3.385 कितनी ट्रिलियन, मतलब 3.3 ट्रिलियन। इतनी इंडिया की इकोनॉमी कब है? 2022 के अकॉर्डिंग। अगर मैं पिछले डेटा की बात करूं तो 2014 में इंडिया की इकोनॉमी जो थी 2 ट्रिलियन डॉलर्स की थी, और वहीं 2023 में अगर मैं बात करूं तो इंडिया की इकोनॉमी 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स की है। देखिए यानी जब तक कांग्रेस का रूल था 2014 तक, उस टाइम तक अगर मैं पिछले 65 इयर्स कैलकुलेट करूं तो इंडिया की इकोनॉमी सिर्फ कितनी हो पाई थी? 2 ट्रिलियन की हो पाई थी। पर जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है 2014 से लेकर 2023 तक, वहां आपको बहुत ज्यादा राइज देखने को मिला है। किस चीज में? इकोनॉमी के टर्म्स में। कितनी हो गई है? लगभग लगभग दुगनी हो गई है, 3.75। आने वाले कुछ साल में 4 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन तक भी हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये बेसिक अंतर देखिए कि 10 सालों में कितना डिफरेंस हुआ जो पिछले 65 सालों में नहीं हो पाया। अब अगर मैं बात करूं आगे चल के कि भैया क्या होती है जीडीपी, तो जीडीपी में आपको 4 टर्म्स देखनी है, गुड्स एंड सर्विसेज। अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा गुड्स क्या होते हैं? ऐसे आइटम्स होते हैं, ठीक है, कैसे आइटम्स होते हैं? जिन्हें छू कर देखा जा सके, जिन्हें फील किया जा सके, वो क्या होती हैं? गुड्स होते हैं। जैसे कि मैं एक मार्केट से कपड़ा लेके आया तो वो क्या हो गया? एक तरीके का गुड हो गया। और सर्विसेज क्या होती है? जैसे आप किसी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपको वेटर ने क्या किया? वहां पर खाना सर्व किया, तो उस सर्विस के बदले जो आपने उसको पेमेंट किया तो वो क्या कहलाएगी? सर्विसेज कहलाएगी। नहीं तो आपको खुद को खाना लेके आना पड़ता। ठीक है, तो ये क्या होती है? सर्विस होती है, जो दिखती नहीं है, सिर्फ फील होती है। उसके अलावा जीडीपी क्या कैलकुलेट होती है? एक साल में कैलकुलेट होती है। और कहां होती है? जो भी कंट्री के बॉर्डर में क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया, अगर मैं बना दूं थोड़ा सा मैप इसका, ठीक है, अब मान लीजिए इंडिया में एक लगाई मैंने यहां पर फैक्ट्री, और फैक्ट्री में क्या किया मैंने? सामान बनाया। क्या किया? गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स प्रोड्यूस करे, और उस गुड्स को कहां बेचा मैंने? इंडिया में बेचा। तो जितना भी गुड प्रोड्यूस हो रहा है विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर, वो किस चीज में काउंट होगा? वो जब बेचा जाएगा तो उससे जो मॉनेटरी गेन होगा वो काय में कैलकुलेट होगा? जीडीपी में कैलकुलेट होगा। साथ में फाइनल गुड्स प्राइस। देखिए जैसे कि मान लीजिए आप लैपटॉप लेने गए, अब लैपटॉप में क्या होता है? प्रोसेसर भी होता है, विंडोज भी होती है। अब प्रोसेसर किसका होता है? इंटेल का होता है। विंडोज किसकी होती है? माइक्रोसॉफ्ट की होती है। और मान लीजिए लैपटॉप क्या इसका हो गया? एचपी का हो गया। तो अब आप अगर कंप्यूटर खरीदने जाएंगे तो क्या आप इन सब चीजों के अलग अलग पैसे देंगे? नहीं, आप किसके देंगे? फाइनल गुड जो आपको मिल रहा है, जो आपको कंप्यूटर एचपी का मिल रहा है, आप सिर्फ उसका पे करेंगे। ठीक है, तो यही होता है फाइनल जो प्राइस होता है गुड का। तो आपको 4 चीजें देखनी है। ठीक है, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द सम ऑफ टोटल मॉनेटरी गेन फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इन अ पीरियड ऑफ अ ईयर। ठीक है, तो ये क्या हो गई? आपकी जीडीपी हो गई। अब हम देखेंगे कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उससे पहले हम देख लें एक बार कि इंडिया की रैंकिंग क्या है। देखिए सबसे पहली, सबसे बड़ी जीडीपी किसकी है? यूनाइटेड स्टेट्स की है, अमेरिका की। ठीक है, उसके बाद सेकंड पर चाइना, थर्ड पर जर्मनी, फोर्थ पर जापान, और फिफ्थ पर कौन है? हमारा प्यारा भारत। हम अभी क्या है? फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी है। कहां पर? वर्ल्ड में। उसके अलावा यूके, फ्रांस, ब्राजील, इटली, कनाडा, रशिया। देखिए यूनाइटेड किंगडम्स ने एक समय क्या किया था?
हम पर क्या किया था, राज किया था, हम पर वो रूल करते थे। पर आज हमारी इकोनॉमी आजादी से 100 साल पहले भी, मतलब 100 ईयर्स कंप्लीट होने के पहले उनसे बेटर है, और उसके पहले भी बेटर थी, तभी वो हम पर क्या करने आए थे, रूल करने आए थे। ठीक है, एक टाइम पर इंडिया में लिखा होता था, इंडिया के जो क्लब्स होते थे वहां लिखा होता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, इंडियंस को वहां पर जाने की परमिशन नहीं होती थी। पर आपने हाल ही में अभी एक मीम देखा होगा, उसमें जो ब्रिटिश प्रेसिडेंट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक जी, वो इंडियन ओरिजिन के हैं, वो अपने डॉग को लेकर के यहाँ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के हाउस में रह रहे हैं, क्योंकि वो खुद प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये देखिए आयरनी होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, तो जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें से सबसे पहला तरीका होता है प्रोडक्शन अप्रोच। मतलब इंडिया में, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी वैल्यू का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर हम वो कैलकुलेट कर लेंगे तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जीडीपी, क्योंकि जो चीज बनेगी वही बिकेगी। ठीक है, तो एक ये अप्रोच होती है। इसमें क्या होता है, समिंग अप द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हर लेवल पे क्या करी जाती है, वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है, और आखिरी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो है काउंट करी जाती है। दूसरा, अगर मैं बात करूं इनकम अप्रोच की बात करूं, इसमें क्या होता है, क्या ऐड होता है, ऑल द इनकम्स अर्न बाय द इंडिविजुअल या फिर बिजनेस। जितनी भी इनकम कोई भी एक इंडिविजुअल, आप और हम, या फिर हम एक कोई बिजनेस चला रहे हैं, वो अर्न करता है, टोटल इनकम। देखिए, क्योंकि जो इनकम आएगी वही खर्च होगी, तो जितनी इनकम आ रही है वो क्या कंट्रीब्यूट करेगी, जीडीपी में जाएगी। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, सैलरीज आ जाती हैं, प्रॉफिट्स आ जाता है, टैक्स में से सब्सिडीज हटाकर जो भी अमाउंट बचता है वो क्या हो जाता है, इनकम अप्रोच के थ्रू कैलकुलेट होकर जीडीपी निकलती है। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है एक्सपेंडिचर। कोई व्यक्ति कितना क्या कर रहा है, जो उसका एक्सपेंडिचर है, कैलकुलेटिंग द टोटल स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ठीक है, इंक्लूडिंग क्या, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। देखिए, किसी एक व्यक्ति के पास अगर पैसा आएगा तो या तो वो उसको कंज्यूम करेगा, खर्च करेगा, या तो उसको क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा कहीं पे, या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स और नेट एक्सपोर्ट्स, ये सारी चीजें मिलाकर नेट एक्सपोर्ट्स में क्या क्या आ जाता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, मतलब जो प्रॉपर बाहर गया है हमारा सामान। तो इन सब चीजों को अगर हम क्यूमुलेटिव कैलकुलेट करें तो क्या बन जाती है, हमारी जीडीपी बन जाती है। अब अगर मैं बात करूं, क्या देखें कि भैया प्रॉब्लम्स क्या है जीडीपी को कैलकुलेट करने में, इतनी दिक्कतें क्यों आती हैं हमारे को कि हम जीडीपी बहुत अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो देखिए, सबसे पहले तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही इनफॉर्मल इकोनॉमी है। अब इनफॉर्मल इकोनॉमी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द इंडिया ऑक्योर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। अब देखिए, दो तरीके के सेक्टर्स होते हैं, एक फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं, एक इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं। फॉर्मल सेक्टर्स जो होते हैं, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस के अंदर प्रॉपर एम्प्लॉयज को सैलरीज देते हैं, उनका इंश्योरेंस कराते हैं, उनका डेटा रखते हैं, वो सारे क्या होते हैं, फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं इंडिया में। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि हमारे पास ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स नहीं आ पाता है। ठीक है, जिसके कारण अनरजिस्टर्ड बिजनेस, इसमें क्या क्या होते हैं, अनरजिस्टर्ड बिजनेस और अनएक्सपोर्टेड इनकम। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने अपने घर में क्या किया, एक दुकान खोल ली और उसके बारे में मैंने किसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सरकार को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो उससे जो भी पैसा आ रहा है वो सरकार को पता ही नहीं पड़ रहा है कि कितना पैसा आ रहा है। तो ऐसा पैसा जो है अनअकाउंटेड रह जाता है, और उसको क्या, सरकार जीडीपी कैलकुलेशन में सरकार को पता नहीं पड़ पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरी जो दिक्कत है वो क्या है, जो है अंडर रिपोर्टिंग। देखिए, जो कोई कोई सी कंपनीज होती हैं, जैसे कि बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, जो उनकी इनकम है वो इनफॉर्मल ट्रांजैक्शंस में लेते हैं, कैश वगैरह में लेते हैं। जिसके कारण, क्यों लेते हैं आप कैश में, क्योंकि वो टैक्स से बच सकें, रेगुलेशन से बच सकें। ठीक है, लीडिंग टू द इनएक्यूरेट पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब वो कैश में ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, गवर्नमेंट को दिखाएंगे नहीं कि उनकी इनकम कितनी हुई है। ठीक है, तो जब इस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं तो सरकार का ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सरकार को क्या कैलकुलेट करना कि भैया जीडीपी एग्जैक्टली में कितनी है। दो फैक्टर्स क्या हुए, इनफॉर्मल इकोनॉमी जो नेचर है हमारा, जो एग्रीकल्चर फोकस्ड है। दूसरा, अंडर रिपोर्टिंग, जो हमारे बिजनेस है वो अपने आप को अंडर रिपोर्ट करते हैं, नहीं बताते कि उनके पास कितना पैसा आया है और कहां से आया है। जो तीसरी प्रॉब्लम है वो क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर की।
तो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलमोस्ट 70%, कितना 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड है। ठीक है, तो अब एग्रीकल्चर के साथ क्या दिक्कत आती है जीडीपी कैलकुलेट करने में, तो एग्रीकल्चर का एक इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन इकोनॉमी में अगर मैं बात करूं, बट मेजरिंग आउटपुट एक्यूरेटली कैन बी चैलेंजिंग। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट आउटपुट हो रहा है, कितनी कमाई हो रही है एक फार्मर्स की, ठीक है, वो कैलकुलेट करना बहुत दिक्कत हो जाता है। जैसे कि आपने फार्म्स में, आपने गांव में अगर देखा होगा, तो जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, जो एक जो खेती से उगा रहे हैं, जो क्रॉप्स ग्रो करके उगा रहे हैं वो उगा रहे हैं, साथ में एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, ठीक है, साथ में मिल्क भी बेचते हैं, साथ में काउ डंग का भी यूज करते हैं, मैन्योर भी बनाते हैं। तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं एग्जैक्ट इनकम कैलकुलेट करने में। उसके अलावा भी अगर मैं देखूं तो जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होते हैं, जो छोटे फार्म पर फार्मर जो है अपना जो बिजनेस करते हैं, उसके अलावा स्मॉल स्केल ऑपरेशंस जो होते हैं, और वेरिएबिलिटी इन द क्रॉप यील्ड, जैसे कि किसी टाइम क्या हो जाता है, क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, किसी टाइम बारिश के कारण या नेचुरल क्लैमिटीज के कारण जो प्रोडक्शन होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके कारण एग्जैक्ट इनकम कैलकुलेट करना एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, बहुत दिक्कत देता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास डेटा कलेक्शन करने के लिए अच्छी मेथड्स नहीं है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। कलेक्टिंग द एक्यूरेट डेटा एंड टाइमली डेटा फ्रॉम द वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री, बहुत बड़ी कंट्रीज है तो इतना ईजी नहीं होता है कि हम क्या कर पाए, डेटा को अच्छे से कैलकुलेट कर पाए। तो ये तो क्या हो गई, सारी प्रॉब्लम्स हो गई किसमें, कि जीडीपी को अच्छे से कैलकुलेट करने में क्या प्रॉब्लम्स आती है। अब अगर हम देखें तो हम कैसे अचीव कर सकते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, या फिर हमारी जो जीडीपी को कैलकुलेट करने में कहां पर दिक्कतें हो रही हैं उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें रोड्स बनाने हैं, हमें बिल्डिंग्स बनानी है, हमें रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, जिसके कारण क्या हो, गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरे जगह तक, जो रॉ मटेरियल है वो फार्म से लेके इंडस्ट्री तक बहुत आसानी से पहुंच पाए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जितनी आसानी से वो मटेरियल इंडस्ट्री तक पहुंचेगा उतना ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो इसके लिए सरकार क्या चलाती है, एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम जो चलाती है। उसके अंदर क्या होता है, आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे आपको उतना ज्यादा क्या किया जाएगा, इंसेंटिवाइज किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, जैसे कि भारतमाला एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसके अंडर क्या होते हैं, रोड नेटवर्क, ठीक है, प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क योजना है, रूरल रोड डेवलपमेंट स्कीम है, इसके अंडर बहुत सारे रोड्स वगैरह का डेवलपमेंट होता आया है। ठीक है, तो अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें तो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंचेंगे। दूसरा, प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग, जैसा मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने क्या किया है, जैसे कि स्टार्टअप, ठीक है, स्टार्टअप स्कीम है ना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इस तरीके की स्कीम लॉन्च करी है, किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल, जितने अच्छे लेबर मिलेंगे, जितने स्किलफुल लेबर आपको मिलेगा उतना क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा, उतना आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब इसके लिए सरकार ने क्या किया है, तो इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY स्कीम जो है वो लॉन्च करी है, जिसमें क्या होता है, जो यूथ्स हैं उनको क्या दिया जाता है, यूथ जो है उनको क्या दिया जाता है, स्किल प्रोवाइड की जाती है, कारपेंट्री, कंप्यूटर, जो भी आर्टिस्टिक जो भी होती हैं वो सारी स्किल प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए वही स्टैंड अप स्टार्टअप योजना स्कीम्स जो चालू करी हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, आपने देखा होगा हाल ही में क्या हुए थे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए 3 बिल्स आए थे जो बहुत डिस्प्यूटेड हुए, बाद में क्या होना पड़ा, गवर्नमेंट को उनको वापस लेना पड़ा। तो ऐसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, इसमें सब्सिडाइज रेट पर आपको क्या देना है, सीड्स वगैरह देना है, फर्टिलाइजर्स देना है, और जो फार्म इक्विपमेंट्स होते हैं उन पर भी सब्सिडी दी जाती है, ताकि क्या हो, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़े। क्योंकि हमने क्या देखा था, 70% ऑफ पॉपुलेशन किससे जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। अब मैं बात करूं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, तो क्या है, ट्रेड पॉलिसीज, जो एक्सपोर्ट पॉलिसीज है उनको थोड़ा रिलैक्स्ड बनाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो सके और इंपोर्ट पर क्या हो, डिपेंडेंसी कम हो पाए। उसके अलावा क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, आपने क्या देखा होगा, अभी देखी होगी आपने, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो एक लाडली बहना स्कीम चालू करी है MP गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फीमेल्स को क्या होता है, एक मंथली एक अमाउंट दिया जाता है, जिसके कारण उनपे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आपने एक स्कीम सुनी होगी,
जनधन स्कीम, ठीक है। जनधन स्कीम से सभी के जीरो अमाउंट के बैंक बैलेंस खोले गए थे ताकि उसमें डायरेक्टली पैसा जा सके, करप्शन रुके और लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। गुड गवर्नेंस, अच्छी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करते जाएंगे तो क्या होगा, फायदा मिलता जाएगा। और क्या फायदा मिलेगा, बहुत एफिशिएंटली और बहुत फास्टर रेट से डेवलपमेंट होगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारी जीडीपी 5 ट्रिलियन तक पहुंचेगी और हम क्या बन जाएंगे 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे। उसके अलावा रीजनल डेवलपमेंट भी करना होगा। आपने देखा होगा जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा डेवलपमेंट कम हो पाता है क्योंकि कुछ ज्योग्राफिकल रीजन है, टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट की जो विल है वो भी बहुत बार नहीं होती है किसी किसी रीजन में, ठीक है। तो अभी जब से मोदी गवर्नमेंट आई है 2014 में, तो उन्होंने क्या चालू करी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी, उसमें क्या देखा था कि जो ईस्टर्न साइड जो है, कौन कौन से स्टेट्स, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये सारे स्टेट्स में क्या करना था, फास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था ताकि ये भी इंक्लूसिवली इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंट का एक पार्ट बन पाए, ठीक है। उसके अलावा रीजनल डेवलपमेंट को साथ में लेकर चलना है ताकि जीडीपी में ग्रोथ जो हो वो बराबर की हो। तो आज के वीडियो में हमने क्या समझा कि इंडिया की जीडीपी क्या है, जीडीपी होती क्या है, जीडीपी कैलकुलेट करने के तरीके क्या होते हैं, इंडिया में जीडीपी को कैलकुलेट करने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर जाना है तो हमें किन किन सेक्टर पर क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जो जीडीपी जो होती है, इकोनॉमी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स होता है, वो आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किन टॉपिक्स पर और आगे वीडियो चाहते हैं, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए आगे इसी तरीके के वीडियोस के लिए।